नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन इतिहास के प्रैक्टिस के साथ पुनः उपस्थित हूँ और आज भी लगभग 60 प्रश्नों के साथ आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और जो नए साथी हमारे अभी तक चैनल से जुड़ नहीं पाए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि जैसे ही मेरी नई वीडियो अपलोड होगी वैसे ही आप तक पहुंच जाएगी। कुछ मेरे साथियों का कंप्लेन रहा कि सर सही से दिखाई नहीं देता या वीडियो उल्टी हो जा रही है, तो ये कंप्लेन बिल्कुल मैं दूर कर दिया हूं और तन्मयता से आप जो है क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। खासकर ये फोकस जो किया गया है ये टीजीटी पीजीटी के साथ साथ वनडे एग्ज़ाम में, जैसे बीएड एंट्रेंस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, सभी कंपटीशन के लिए ये यूजफुल होगा। ठीक है ना। देखते हैं, क्वेश्चन है कश्मीर के किस शासक ने 14वीं सदी में जजिया कर लगाया था। ये कश्मीर की बात पूछ रहा है कि कश्मीर में 14वीं सदी में किसने जजिया कर लगाया था, तो सुल्तान सिकंदर ने लगाया था। कश्मीर में जजिया कर जो है सुल्तान सिकंदर ने लगाया था। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और कई बार कंपटीशन में आया भी आपके हैं। अगला प्रश्न है कश्मीर के किस शासक को बुदशाह या महान सुल्तान एवं कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो कश्मीर का अकबर, देखिए ये आता है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, बुदशाह और महान सुल्तान, ये भी उसकी उपाधि रही है। तो ये शब्द जो है कम आते हैं कंपटीशन में, तो कश्मीर का अकबर तो बहुत बार आया है, तो इसके साथ साथ इसकी और उपाधि रही है बुदशाह या महान सुल्तान। तो किसे दिया गया था ये उपाधि, कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन, है ना। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है या बुदशाह या महान सुल्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बंगाल को लखनौती, सोनारगांव एवं सतगांव में विभाजित किया था। तो ये कह रहे हैं बंगाल को लखनौती में, सोनारगांव और सतगांव में किसने विभाजित किया था। तो दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था, तो कौन था, गयासुद्दीन तुगलक, है ना। ये लखनौती और सोनारगांव, सतगांव ये बंगाल में ही पड़ते हैं। तो ये किसने विभाजित किया था, गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है गुजरात के किस स्वतंत्र शासक ने पुर्तगालियों के खिलाफ संघर्ष किया था। तो गुजरात के पूछ रहा है कि स्वतंत्र शासक ने पुर्तगालियों के खिलाफ संघर्ष किया था, तो वो था महमूद बेगड़ा, है ना। महमूद बेगड़ा इसका नाम है। महमूद बेगड़ा ने जो है स्वतंत्र शासक, ये गुजरात का स्वतंत्र शासक रहा है जिसने पुर्तगालियों के खिलाफ संघर्ष किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है बहमनी वंश के किस शासक को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। तो बहमनी वंश के किस शासक को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है, महमूद शाह को, है ना। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, कई बार आया भी है कि बहमनी वंश के किस शासक को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। तो किस शासक को कहा जाता है, महमूद शाह को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। ये बहमनी वंश का शासक रहा है। अगला प्रश्न है सूफियों के बारे में क्या असत्य है ना। जो सूफी संप्रदाय था इसके बारे में क्या असत्य है, यानी सही नहीं है। तो उन्होंने उलेमाओं को चुनौती देते हुए उसके महत्व को नकारा, ये तो सही है। इनका विश्वास था कि ईश्वर के प्रति प्रेम और संगीत से ही ईश्वर के प्रति प्रेम और संगीत से की जा सकती है, यानी कि ईश्वर के प्रति जो प्रेम है संगीत और प्रेम से ही की जा सकती है, ये भी सही है। सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते हैं, ये भी सही है। इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी, नहीं, ये सहिष्णु थे और कट्टरपंथी नहीं रहे हैं सूफी, तो यही सही असत्य है। अगला प्रश्न है 18वीं सदी के सूफी संतों में किसे गिना जाता है। तो 18वीं सदी के सूफी संतों में किसे गिना जाता है, मंसूर हल्लाज को गिना जाता है। 18वीं सदी के सूफी संतों में किसे गिना जाता है, तो मंसूर हल्लाज को गिना जाता है। अगला प्रश्न है किस सूफी संत ने खुद को अनहलक घोषित किया था। तो किस सूफी संत, क्वेश्चन देखिए आया है कई बार,
तो अनहलक किससे घोषित किया गया था? मंसूर हल्लाज को ही अनहलक घोषित किया गया था, है ना, जो 8वीं सदी की सूफी संत था। तो अनहलक किसे? मंसूर हल्लाज को। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन बेमेल है? तो इसमें बेमेल को चुनना है। खानकाह, मुरीद, मठ, है ना, ये सभी जो है मेल खाते हैं। बेमेल जो है वो भोग विलास है। भोग विलास एक खानकाह जो सूफी संत थे उनके रहने का स्थान था एक तरह से। मुरीद भी उसी से जुड़े हुए थे, मठ भी उसी को कहा एक तरह से जाता है, जैसे हिंदू मंदिरों में मठ होते हैं, तो इस तरह से। तो भोग विलास जो ये तीनों से अलग है। तो अगला प्रश्न है, बहाउद उल वजूद सिद्धांत किस सूफी संत का है? तो बहादत उल वजूद, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बहादत उल वजूद, ये सिद्धांत किसका है? किस सूफी संत का सिद्धांत है? तो इब्न अरबी का सिद्धांत है ये। बहादत उल वजूद जो सिद्धांत है ये किस सूफी संत का सिद्धांत है? तो ये है इब्नुल अरबी का सिद्धांत है ना। अगला प्रश्न है, अगला पूछ रहा है, भारत में सूफी संप्रदाय चिश्तियों के प्रचार प्रसार का श्रेय निजामुद्दीन औलिया को दिया जाता है। दक्षिण में चिश्ती परंपरा की शुरुआत किसने किया था? तो जैसे चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार तो निजामुद्दीन औलिया को ही दिया जाता है भारत में, लेकिन दक्षिण भारत में किसने इसकी शुरुआत की थी? तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने शुरू किया था। दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने किया था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने शुरू किया था। तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये सुम्मिलित करने वाला प्रश्न है, देखते हैं। सुम्मिलित करने वाला प्रश्न है, पूछा है सूची फर्स्ट को सेकंड से सुम्मिलित मिलान करना है। तो इसमें देखते हैं क्या दिया है। चिश्ती संप्रदाय दिया है, सूरावर्दी संप्रदाय है, सत्तारी संप्रदाय है, कादरी संप्रदाय है और नक्शबंदी संप्रदाय है। तो ये पूछ रहा है इस संप्रदाय की शुरुआत जो है किसने किया था? इस सभी संप्रदाय के एक तरह से जन्मदाता कौन है? तो चिश्ती संप्रदाय के कौन हैं? तो अभी बताया चिश्ती संप्रदाय के जन्मदाता कौन हैं या किसने शुरू किया था? हजरत निजामुद्दीन औलिया ने शुरू किया था। सुहरावर्दी संप्रदाय किसने शुरू किया था? तो बहाउद्दीन जकारिया ने शुरू किया था। सत्तारी संप्रदाय किसने शुरू किया था? शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने शुरू किया था। इसके नाम से ही मैच करता है सत्तारी। कादरी संप्रदाय किसने शुरू किया था? तो कादरी संप्रदाय जो है मोहम्मद गौस ने शुरू किया था, है ना। हाँ, मोहम्मद गौस ने शुरू किया था। और नक्शबंदी संप्रदाय किसने शुरू किया था? ख्वाजा बकी बिल्लाह ने शुरू किया था। नक्शबंदी बकी बिल्लाह, कादरिया मोहम्मद गौस। तो इस तरह से आप मैच करा देंगे तो 2, 1, 4, 5, 3 आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसने लाया था? तो संत रामानंद ने इस संप्रदाय को लाया था दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर। ये क्वेश्चन कई बार आया है, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, इधर कुछ मत दिए हैं और इधर जो है उसके प्रतिपादक दिए हैं कि जैसे विशिष्टाद्वैत मत का प्रतिपादक कौन था, तो इधर जो है आपको मिलान करना है। तो विशिष्टाद्वैत के जो मत था इसके प्रतिपादक रामानुजाचार्य, ये सामने मिल जाएगा। द्वैताद्वैत के माधवाचार्य, देखिए ये सामने मिल रहा है, द्वैताद्वैत माधवाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी, है ना, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी। और द्वैताद्वैतवाद किसने प्रतिपादित किया था? निम्बकाचार्य ने। तो ये आमने सामने मैच करा देंगे तो ये आपको सही मिल जाएगा, द्वैत निम्बकाचार्य। देखिए इसका सुमिलित करने के लिए भी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, खासकर बीएड इंट्रेंस में तो इस तरह से बहुत प्रश्न आते हैं। कभी कभी एक प्रश्न दे देता है, जैसे पूछ देता है विशिष्टाद्वैत मत के प्रतिपादक कौन थे, इस तरह से पूछ देता है, या द्वैताद्वैत मत के प्रतिपादक कौन थे? निम्बकाचार्य। इस तरह से भी प्रश्न जो हैं आपके कंपटीशन में आ जाते हैं। तो इस तरह से इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इधर भी देखिए आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ हैं
और उसके स्थान हैं कि आपको कहाँ कहाँ कौन सा मठ स्थित है, इसी को मैच कराना है। और 4 ये जो मठ हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो देखते हैं, जो ज्योतिष पीठ है, तो ज्योतिष पीठ कहाँ पे स्थित है? बद्रीनाथ में, है ना। ज्योतिष पीठ कहाँ है? बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश दिया है, थोड़ा मिस्टेक है। अगला है गोवर्धन पीठ कहाँ पे है? तो गोवर्धन पीठ कहाँ पे है? पुरी में है ना, उड़ीसा में पड़ता है गोवर्धन पीठ, पुरी में है। सिंगवेरी पीठ कहाँ पे है? तो सिंगवेरी पीठ जो है मैसूर कर्नाटक में है ना। और शारदा पीठ कहाँ है? तो शारदा पीठ द्वारिका गुजरात में है। तो इसको मैच करा देंगे। कभी कभी इससे भी एक प्रश्न आ जाते हैं, जैसे ये पूछ दिया कि गोवर्धन पीठ कहाँ पे है, तो गोवर्धन पीठ कहाँ पे है? पुरी उड़ीसा में है। तो इस तरह से आप मैच कराएंगे तो मिल जाएगा 2, 1, 4, 3, इस तरह से मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाँ ये भी सम्मिलित करने वाला प्रश्न है। जो ये प्रतिपादक रहे हैं, जो संत रहे हैं, और उनके प्रचार प्रसार के स्थान कौन कौन से, कहाँ कहाँ पे ये इन्होंने, किस क्षेत्र में, कहाँ पे इन्होंने प्रचार प्रसार किया था अपने मत का। तो देखते हैं, इसको मिलान करते हैं। तो जैसे दिया है कि वल्लभाचार्य, तो वल्लभाचार्य ये उत्तर प्रदेश में रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इनका प्रचार प्रसार रहा है, और राजस्थान में रहा वल्लभाचार्य का, है ना। चैतन्य प्रभु कहाँ पे रहे हैं? चैतन्य बंगाल में। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, कभी कभी एक आ जाता है। चैतन्य प्रभु जो है, इन्होंने अपने भक्ति का प्रसार प्रचार कहाँ किया था? तो बंगाल में किया था। मीराबाई तो बहुत चर्चित नाम है, तो मीराबाई इन्होंने कहाँ पे चुना था? तो राजस्थान में, है ना। शंकर देव कहाँ ने स्थान इन्होंने चुना था? असम में चुना था। नामदेव कहाँ पे रहे हैं? महाराष्ट्र में इनका प्रचार प्रसार का, ये सभी भक्ति आंदोलन के पुरोधा रहे हैं, इन्होंने अपना अपना ये क्षेत्र चुना था। तो नामदेव कहाँ पे रहे हैं? तो अभी बताया, नामदेव महाराष्ट्र में रहे हैं। तो इस तरह से आप मैच करा देंगे तो 5, 2, 1, 3, 4 आपको मिल जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। इसमें भी देखेंगे कि बहमनी साम्राज्य का विखंडन के बाद स्थापित राजवंशों की सूची दिया गया है। तो कि बहमनी साम्राज्य जब बिखर गया तो कौन कौन से राज्य जो है स्थापित हुए थे, है ना। तो निजाम शाही वंश जो था, तो निजाम शाही वंश अहमदनगर, है ना, अहमदनगर। और आदिल शाही वंश बीजापुर, कुतुब शाही वंश गोलकुंडा, है ना, इमाद शाही वंश बरार, और वरीद शाही वंश विदर। तो ये स्थान दे दिया है कि ये राजवंश की स्थापना यहाँ पे हुई थी और कौन इसके संस्थापक रहे हैं, है ना। तो निजाम शाही वंश जो अहमदनगर में स्थापित था, तो इसके रहे हैं मलिक अहमद, है ना, अहमदनगर अहमद, मलिक अहमद। तो निजाम शाही वंश मलिक अहमद हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, आदिल शाही वंश जो बीजापुर में था, इसे किसने स्थापित किया था? यूसुफ आदिल शाह ने स्थापित किया था, इनके नाम से ही यूसुफ आदिल शाह। कुतुब शाही वंश गोलकुंडा में है, इसे किसने स्थापित किया था? कुतुब शाही कुली कुतुब शाह ने स्थापित किया था, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इमाद शाही वंश किसने स्थापित किया था? तो इमाद शाही कहाँ पे था? तो ये हो जाएगा फतल्लाह इमाद शाही, है ना, फतल्लाह इमाद शाही वंश स्थापित। कुछ तो नाम से भी मैच करते हैं, तो है ना, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत न करिएगा, मिलान बहुत आसान है। वरीद शाही वंश कहाँ किसने स्थापित किया था? विदर में अमीर अली वरीद ने स्थापित किया था। तो ये मैच करा देंगे तो आपको मिलेगा 3, 2, 1, 5, 4, इस तरह से मैच कराएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एक प्रश्न इससे आ जाता है ना। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? हरिहर एवं बुक्का ने की थी। बहुत ही ये इजी प्रश्न है, कई बार आया है। अगला है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था? तो विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था? तो तुंगभद्रा नदी, है ना, इम्पोर्टेंट है, आया क्वेश्चन। अगला है, राछी तरंगड़ी तालीकोटा बन्नीहट्टी के नाम से प्रसिद्ध लड़ाई विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य के मध्य लड़ी गई, इस लड़ाई का कारण क्या था? तो इस लड़ाई का, जैसे राछी तरंगड़ी तालीकोटा बन्नीहट्टी, ये सभी लड़ाई का मुख्य कारण पूछ रहा है क्या था?
तो क्या था, हाँ देखते हैं, कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के मध्य स्थित भूभाग पर अधिकार को लेकर जिसे रायचूर दोआब के नाम से जाना जाता था, यही विवाद का कारण था। भूभाग है ना, जो रायचूर दोआब था उसी भूभाग पर कब्जा करने के लिए यह विजयनगर बहमनी साम्राज्य के मध्य युद्ध हुआ था। तालीकोटा, बन्नीहट्टी या रांची तुरंगड़ी का युद्ध, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि जिस समय विजयनगर साम्राज्य की नींव पड़ी उस समय दिल्ली पर कौन शासन कर रहा था। हाँ देखिए, मज़ेदार प्रश्न है और ये क्वेश्चन आया भी है। तो जिस समय विजयनगर साम्राज्य की नींव पड़ी उस समय दिल्ली पर किसका शासन था, ये मोहम्मद तुगलक का, यानी तुगलक वंशी शासक, यानी तुगलक वंश का मोहम्मद तुगलक उस समय शासक रहा है जब विजयनगर साम्राज्य की नींव पड़ी। अगला प्रश्न है, ये भी देखिए आपको सम्मिलित करना है, संस्थापक हैं और उसके जो संस्थापक है ना, ये वंश हैं और ये संस्थापक हैं, तो इसको मिलान करना है ना। तो सभी विजयनगर से संबंधित रहे हैं। तो संगम वंश दिया है, तो संगम वंश के संस्थापक हरिहर बुक्का भी बताए ही। सालुब वंश के संस्थापक सालुब नरसिंह रहे हैं। तुलुब वंश के संस्थापक कौन रहे हैं, वीर नरसिंह रहे हैं, है ना। अरविंदु वंश के संस्थापक कौन रहे हैं, तिरुमल रहे हैं। तो ये आमने सामने मैच हो जा रहा है, तो अरविंदु तिरुमल, तुलुब वीर नरसिंह, सालुब नरसिंह, इस तरह संगम हरिहर बुक्का को जानते ही हैं। तो मैच करा देंगे तो आमने सामने 1 2 3 4 आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, विजयनगर की पहली राजधानी हम्पी में थी, इसकी दूसरी राजधानी कहाँ थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरी राजधानी कहाँ थी, पेनुकोंडा, है ना। विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार आया है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक योग्य एवं कुशल शासक कौन था। तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे योग्य कुशल शासक कृष्णदेव राय, सबसे महान भी इसको कहा जाता है, तो कृष्णदेव राय रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आया भी कई बार। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है तेलुगु भाषा की महत्वपूर्ण कृति अमुक्तमाल्यम या अमुक्तमाल्यम की रचना विजयनगर के किस शासक ने की थी। अमुक्तमाल्यम की रचना जो है विजयनगर के किस शासक ने की थी, तो कृष्णदेव राय की रचना है अमुक्तमाल्यम। बहुत इंपॉर्टेंट, तेलुगु भाषा में लिखी गई। ये भी पूछता है अमुक्तमाल्यम जो है किस भाषा में लिखी गई, तेलुगु भाषा में लिखी गई। किसने लिखी, कृष्णदेव राय ने लिखी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय के विषय में क्या सत्य है, ये पूछ रहा है। तो कृष्णदेव राय के विषय में क्या सत्य है, ये देखते हैं। यह तुलुब वंश का शासक था, है ना। तो कृष्णदेव राय जो है तुलुब वंश का शासक था, ये सही है। इन्होंने यवना राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी, ये भी सही है। पुर्तगालियों से कृष्णदेव राय ने अच्छे संबंध बनाए थे, ये भी सही है। अगला है, विवाह कर को समाप्त किया था, ये भी सही है। इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी सही है ना। कृष्णदेव राय के समय में ही फारस का राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, नहीं ये गलत बात है, ये नहीं सही है। तो इसमें सही हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में अष्टदिग्गज किसे माना जाता है। तो अष्टदिग्गज किसे माना जाता है, तेलुगु भाषा के 8 महान विद्वानों को अष्टदिग्गज कहा जाता है। अष्टदिग्गज, है ना। ये भी क्वेश्चन जो है कई बार आ चुका है आपके कंपटीशन में। अगला है, अष्टदिग्गज का सबसे महान कवि लेखक, है ना, पेन्ना या पेंदा कहा जाता है था। इसने अपनी रचना मनुचरित को किस विजयनगर साम्राज्य को समर्पित किया था। तो कृष्णदेव राय को समर्पित किया था, है ना। तो अष्टदिग्गज का सबसे महान लेखक और कवि रहे हैं, कौन रहे हैं, पेन्ना कहा जाता है, पेन्ना इसका नाम पुकारा जाता है। इसने अपनी रचना मनुचरित को किस विजयनगर साम्राज्य समर्पित किया था, कृष्णदेव राय को समर्पित किया था, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विजयनगर के किस शासक ने विजयनगर की सेना में मुसलमानों की भर्ती आरंभ की थी। तो मुसलमानों की भर्ती जो आरंभ की थी, ये भी तो गूढ़ प्रश्न है, आया भी था। किसने शुरू की थी, देवराय द्वितीय ने शुरू किया था,
है ना। इसने मुसलमानों की भर्ती जो है सेना में करना शुरू किया था देवराय द्वितीय। अगला प्रश्न है, इतावली यात्री निकोलो कोंटी एवं फारस के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर साम्राज्य के शासन में विजयनगर की यात्रा की थी? तो देवराय द्वितीय के समय में, है ना। निकोलो कोंटी, अब्दुल रज्जाक, देवराय द्वितीय के समय में इसने विजयनगर की यात्रा की थी। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न विदेशी यात्रियों में किसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? इसमें पूछ रहे हैं विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन आया था, ठीक है ना। तो देखते हैं, निकोलो कोंटी अभी नाम लिया, ये भी आए ही थे। अब्दुल रज्जाक ये भी आए थे, है ना। निकितिन ये भी आए थे। पायल ये भी आए थे। नूनीज ये भी आए थे। मार्को पोलो ये नहीं आया था, ठीक है ना। मार्को पोलो नहीं आया था विजयनगर में। तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये सभी लोग आए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में किसका निर्माण कृष्णदेव राय ने नहीं कराया था? कृष्णदेव राय का ये निर्माण नहीं रहा है। क्या नहीं रहा है? शिव मंदिर नहीं रहा है। शिव मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने नहीं किया था। और क्या क्या, नागलपुर नगर बसाया था, सही है। हजारा मंदिर बनवाया था, ये भी सही है। विट्ठल स्वामी का मंदिर बनवाया था, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, ये भी सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है आपको। तो क्या दिया है कि बेसबाग, बड़वा, राय, गंडपेंद्र। तो ये पूछ रहे हैं, ये शब्दावली दिया गया है, तो किसको किसको क्या क्या कहा जाता था उस समय? विजयनगर के समय में ये सब शब्दावली रही है उसमें, तो क्या क्या कहा जाता था देखते हैं। वेशबाग क्या होता था? मनुष्यों के क्रय विक्रय को कहा जाता था वेशबाग। जो मनुष्यों का खरीद फरोख्त होता था उसे वेशबाग कहा जाता था। बड़वा किसे कहा जाता था? तो बड़वा किसे कहा जाता था? उत्तर भारत से बड़ी संख्या में दक्षिण भारत आकर बसे हुए लोगों को कहा, जो पलायन कर जाते थे उत्तर से दक्षिण भारत की तरफ, उन्हें बड़वा कहा जाता था। राय किसे कहा जाता था? राय वे होते थे जो विजयनगर काल में राजा को कहा जाता था। राय मीन्स राजा होता था जो विजयनगर में होता था, विजयनगर काल में। गणपेंद्र कौन होता था? तो ये कौन होता था? पैर में पहना जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा होता था। पैर में पहना जाने वाला कड़ा होता था, तो उसे गणपेंद्र कहा जाता था। अगला प्रश्न है, देखते हैं। पूछा है 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो लोधी वंश के शासकों को परास्त करके मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है, इस तरह से आ जाता है। जो छोटे कंपटीशन होते हैं उसमें इस तरह से प्रश्न जो है पूछा करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है कि बाबर ने कब अपने पूर्वजों द्वारा प्रयुक्त उपाधि मिर्जा को त्याग कर पादशाह की उपाधि धारण की थी? तो कब पादशाह की उपाधि धारण की थी? मिर्जा की उपाधि त्याग करके 1507 ईस्वी में, है ना। तो मिर्जा जो है इसकी वंशानुगति जो उपाधि रही है उसको त्याग करके पादशाह की उपाधि धारण की थी 1507 ईस्वी में, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछा है इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये तो बहुत छोटा मोटा क्वेश्चन है। तो 21 अप्रैल 1526 में। देखिए ये 21 अप्रैल का जो डेट है ये इम्पोर्टेंट है ना। कभी कभी अगर सन मैच करा के दे दिया तो अगर आपको डेट नहीं पता हो क्वेश्चन मिस्टेक हो जाएगा। तो 21 अप्रैल रहा है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमानीत का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो किस युद्ध में तुगलमानीत का प्रयोग किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलमानीत का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त कर और युद्ध को जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? यानी कि जिहाद का नारा दिया, तमगा कर की समाप्ति कराया और गाजी की उपाधि धारण की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, खानवा के युद्ध में, है ना, खानवा के युद्ध में। तो इसमें देखिए इस जो बाबर के युद्ध क्रम है उसको आपको याद करने के लिए एक ट्रिकी बता देता हूँ। उसके लिए एक ट्रिकी है
पाखा चघा, है ना, पाखा चघा। तो पाखा चघा का मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध, है ना, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, ये पाखा चघा इसे कर देंगे। तो इस तरह से आपको मैच ये युद्ध जो है क्रमशः है 1526, 1527, 1528, 1529, 30 में उसकी मृत्यु हो गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। मुबैयान नामक पदशैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तुझ के बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में तुझ के बाबरी लिखी गई थी, है ना। अगला प्रश्न है 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ पर कराया गया था? तो हुमायूं का राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया भी है कई बार बीएड वर्ड में, तो इस तरह से बहुत बीएड एंट्रेंस में बहुत इस तरह प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है मुगल साम्राज्य का कौन सा शासक था जो 2 बार गद्दी पर बैठा था? तो 2 बार गद्दी पर बैठा था हुमायूं रहा है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हुमायूं का भी राज्याभिषेक 2 बार हुआ था और मुगल शासक औरंगजेब का भी राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, है ना। तो मुगल साम्राज्य का कौन सा शासक था जो 2 बार गद्दी पर बैठा था? हुमायूं रहा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्ध में कौन सा युद्ध निर्णायक था? तो कौन सा युद्ध निर्णायक रहा है? चौसा का युद्ध, है ना। जो हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़ा गया तो निर्णायक युद्ध कौन माना जाएगा? चौसा का युद्ध। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया भी है कई बार। अगला प्रश्न है 1533 ईस्वी में दिल्ली में किसने दीन पनाह नगर स्थापित कराया था? तो दीन पनाह नगर की स्थापना किसने कराई थी? हुमायूं ने कराई थी। ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया भी है। तो हुमायूं ने ही दीन पनाह नगर की स्थापना कराई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध को कालानुक्रम सजाइए। तो हुमायूं द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे उनके कालानुक्रम को सजाने के लिए कह रहा है कि कब कब लड़े गए थे, है ना। तो देखते हैं, तो कालानुक्रम सजाइए। तो इसमें चुनार, कालिंजर, हाँ, तो पहले होगा कालिंजर की विजय, पहला है कालिंजर की विजय, फिर दोहरिया का युद्ध, है ना, फिर उसके बाद चुनार किले का पहला घेरा, फिर उसके बाद है चौसा का युद्ध और लास्ट में है बिलग्राम का युद्ध, है ना। यही जो है हुमायूं के युद्ध का कालानुक्रम है। तो बिलग्राम का लास्ट में होगा और कालिंजर का पहले होगा, यही जो है युद्ध क्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। पूछा है दूसरी बार हुमायूं ने दिल्ली के तख्त को 1555 ईस्वी में किस शासक से छीना था? तो दूसरी बार किस शासक से छीना था 1555 में? सिकंदर शाह से। इम्पॉर्टेंट है, आया भी कई बार, सिकंदर शाह से। अगला प्रश्न है किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो जैसा कि आप जानते होंगे जीतने के बाद दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त कर दिया था। अगला प्रश्न है फरीद जिसे फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो बहार खां लोहानी, है ना, बिहार का राजा रहा है उस। तो हाँ, तो फरीद बचपन का नाम था शेर खां का, या शेर शाह का बचपन का नाम फरीद था, ये भी पूछ देता है कभी कभी। तो इसको शेर खां की उपाधि किसने दिया था? बहार खां लोहानी ने दिया था। अगला प्रश्न है किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेर खां की मृत्यु हो गई थी? तो किस अभियान के अचानक बारूद में विस्फोट होने के कारण? तो कालिंजर के अभियान में जो है अचानक जो है विस्फोट हो गया और वही जो है शेर शाह सूरी के ऊपर आकर के उक्का एक यंत्र चलाता था, ये उसी को चलाया और किले से टकरा करके आकर के खुद ही इसको लग गया, तो इसकी मृत्यु हो गई थी कालिंजर अभियान के समय। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। शेर शाह के बारे में क्या असत्य है ना, क्या असत्य देखते हैं। शेर खां ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया, ये भी सही, ये तो सही है। शेर खां के समय में किसानों को जरीबान सर्वेक्षण शुल्क तथा
मुहासिलाना कर संग्रह शुल्क को चुकाना, ये भी सही है। भूमि की पैमाइश और शेरशाह ने 32 अंकों की सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का, ये भी सही है। शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण कराया था, यही गलत है। जब ऊपर 3 सही है तो ये लास्ट वाला गलत है। अगला प्रश्न है, अमरकोट के राजा बीरसार के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो बीरसार के महल में किसका जन्म हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था। इम्पोर्टेंट है, आया भी क्वेश्चन है कई बार से। अगला प्रश्न है 9 वर्ष के अवस्था में अकबर को कहाँ की सूबेदारी सौंपी गई थी? तो कहाँ की सूबेदारी सौंपी गई थी? गजनी का सूबेदारी इसको सौंपी गई थी, गजनी का। अगला प्रश्न है, 13 वर्ष की अल्पायु में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर का राजाभिषेक कहाँ पे हुआ था, पूछ रहा है। तो अकबर का राजाभिषेक कलानौर में हुआ था। कलानौर में इसका राजाभिषेक हुआ था, अकबर का अल्पायु में ही हुआ था, 13 वर्ष की आयु में। तो 1556 में गद्दी पर यह बैठा, 14 फरवरी 1556 में। अगला प्रश्न है, बैरम खां का पतन कब हुआ था? तो बैरम खां का पतन 1560 ईस्वी में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया भी है। अगला प्रश्न है, 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके मध्य लड़ी गई थी? तो ये तो बहुचर्चित प्रश्न है। तो 5 नवंबर ये डेट याद रखिएगा, 1556 में तो अकबर और हेमू के मध्य जो है यह लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, आदिल शाही वंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू ने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि आदिल शाह ने प्रदान की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है ना। तो ये प्रश्न जो है, आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पूछा है कि अकबर के समय में बने हरम दल का सदस्य निम्न से कौन था? तो अकबर जो हरम दल स्थापित किया था, जिसमें राजघराने के ही सदस्य जो है शामिल किए गए थे अक्सर, तो इसमें एक तरह से पेटीकोट शासन भी कहा जाता है हरम दल को, है ना। हाँ, इसमें अक्सर महिलाएं ही शामिल थी। तो हरम दल जो अकबर का स्थापित था, कौन कौन था देखते हैं। आदम खां ये भी शामिल, महामनगा नहीं शामिल थी, महामनगा नहीं थी हरम दल में। आदम खां थे, सही बात है। मुनीम खां ये भी शामिल थे, सिहाबुद्दीन ये भी शामिल थे, अहमद खां ये भी शामिल थे, बैरम खां ये भी शामिल थे। तो हरम दल के सभी जो हैं सदस्य रहे हैं, है ना। अगला प्रश्न है, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा था? तो ये ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण जो है द्वितीय गुजरात अभियान को कहा था। गुजरात का जो अभियान था अकबर का, है ना, द्वितीय गुजरात का अभियान जो रहा ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण रहा, स्मिथ ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अकबर और राणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी की प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ी गई थी? ये सब तो बहुत छोटा छोटा प्रश्न है। तो ये 1576 में है, तो 18 जून 1576 में है। अगला प्रश्न है, अकबर के सैन्य अभियानों की कालानुक्रम सजाइए। तो सैन्य अभियान जो इन्होंने किया था, पहला कैसे इसे सजाना है देखते हैं। पहला मालवा रहा है, सही है, ये तो मालवा रहा है। दूसरा जो रहा गुजरात विजय रहा है ना। तीसरा जो रहा है हल्दी घाटी का युद्ध रहा है ना। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जो है कश्मीर विजय रहा है। कश्मीर विजय के बाद सिंध विजय रहा है, और सिंध विजय के बाद असीरगढ़ का विजय रहा है। मालवा पहले रहा है, असीरगढ़ लास्ट में रहा है। दूसरा तो गुजरात विजय रहेगा। इस तरह आप अगर एक आध दो नहीं भी जानते रहेंगे तो वो सेट हो जाएगा। इसमें हो जाएगा 1 2 4 3 5 6 हो जाएगा। मालवा प्रथम, असीरगढ़ अंत में, दूसरा गुजरात रहा। ठीक है ये। अगला प्रश्न है, अकबर ने मिर्जा हाकिम की बहन बख्तुन्निसा को कहाँ का गवर्नर बनाया था? तो मिर्जा हाकिम की बहन बख्तुन्निसा को कहाँ का गवर्नर बनाया था? तो काबुल का गवर्नर इसने बनाया था, है ना। काबुल का गवर्नर बनाया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये देखिए जो दिया है
ये अकबर द्वारा जो कार्य किया गया था, है ना, तो उसको जो है आपको सुमिलित करना है। तो दास प्रथा की समाप्ति है, हरम दल का प्रभाव से मुक्ति है, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति है, जजिया कर की समाप्ति। देखते हैं तो दास प्रथा का अंत, है ना, दास प्रथा का अंत 62 में, यानी 1562 में दास प्रथा का अंत, ठीक है ना। हरम दल का जो प्रभाव समाप्ति रही है 1562 में, हरम दल 62 में, ठीक है। तीर्थ यात्रा 63 में रहा है, तो 1563 हो गया। जजिया कर की समाप्ति जो रही है 64 में रही, 64 में जजिया रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप मैच करा देंगे तो 4, 3, 2, 1 मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आपके मैंने प्रैक्टिस कराया, और मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। और जो हमारे नए साथी जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी वैसे ही आप तक पहुंच जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।